as we believe nothing can stop us to learn, so that we all are gathered over here on virtual media. Hereby, I welcome you all, principal, HODs, the participants, and all the dignitaries in today's session about the basics of ASP.NET technology. So, without delay, I would like to welcome our today's speaker, Mr. Satyesh Soni, who is director of SM Sony Infotech Company on behalf of our Parul Polytechnic Institute, Parul University. Welcome, sir. So, without Okay, any thank delay, you, we'll madam. start our today's session. Over to you, sir. Okay, yeah. Hello. Yes, sir. Good morning, all of you. एक्चुअली मुझे आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सबको, और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है, ठीक है? Yes, sir. Your voice is clear and your screen is visible. ओके ओके, या श्योर श्योर। तो आज हम ASP.NET के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ASP.NET क्या चीज है, हम किस से यूज करते हैं, बेसिक क्या है ASP.NEट का, ASP.NEट की हम लाइक डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, वो हम आज इस सेशन में पढ़ेंगे। पहला हमारा है व्हाट इज ASP.NET। ASP.NET क्या है? तो यहाँ पे लिखा है ASP.NET इज एन ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब ऐप एंड सर्विस विद .NET। तो ASP.NET क्या चीज है? एक ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है, और इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ऐप या कोई भी सर्विसेज .NET के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट है ASP.NET इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि एनी कंपेटेबल OS मींस ASP.NET का जो भी प्रोग्राम है वो हम कोई भी OS के अंदर हम रन कर सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर लिखा है एंड रन ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक OS एंड डॉकर। मींस हम कोई विंडो भी यूज करते हैं, जैसे मान लो विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, लिनक्स OS है, हमारे पास मैक OS है, डॉकर OS है, ठीक है? तो इसके अंदर हम ASP.NET का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। उसका मीनिंग हुआ क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है? With .NET, you can use multiple languages, editors, and libraries to build for web, mobile, desktop, games, and IoT. अभी .NET का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? पहली एक चीज कि जैसे मान लो कि आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, मोबाइल ऐप क्रिएट करनी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है, गेम्स क्रिएट करनी है, फिर IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं .NET के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिंक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर लिंक पे क्लिक करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट है। एक मिनट, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट है जिसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन से लेके पूरा काफी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि .NET का यूज कहाँ करना है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो, जैसे एप्लीकेशन मॉडल्स कि जैसे .NET का यूज हम कोई वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं, किसी मोबाइल ऐप क्रिएट करनी है तो कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, माइक्रो सर्विस अगर कोई क्रिएट करनी है तो कर सकते हैं, कोई भी गेम डेवलप करना है, 2D गेम या 3D गेम, तो उसके लिए भी हम .NET का यूज कर सकते हैं। इवन मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी हम .NET का यूज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में जो ऑफिशियल साइट है जहां पे पूरा ASP.NET का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज ASP.NEट, यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज अगर यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या चीज है, ठीक है, API क्या चीज है, यहाँ पे पूरा सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी लिंक भी मैंने शेयर करके रखी है, ठीक है? उसके बाद जाएंगे लैंग्वेजेस के ASP.NET के अंदर। जैसे मान लो कि हमारे पास तो 32 अबोव लैंग्वेजेस है जो .NET के अंदर सपोर्टेबल है, पर मेनली लैंग्वेज कौन सी है कि जो .NET के अंदर यूज ज्यादातर होती है? तो यहाँ पे तीन लैंग्वेजेस जो मेन है, जहाँ पे C# है, F# है और विजुअल बेसिक है। ये तीन लैंग्वेजेस ऐसी है जो ज्यादातर .NET के अंदर यूज होती है। पहला वाला है हमारे पास C#। C# बेसिकली क्या है? तो कि C# इज अ सिंपल मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो C# बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, ठीक है? उसको टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आप तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में जानते ही है। जैसे मान लो कि कोई भी हमारे पास लाइक जैसे किसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, लाइक C++ है, जावा है, C# है,
उन सभी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि उसके अंदर क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, डेटा एनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, मैसेज पासिंग होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होता है। तो ऐसे 7-8 ऐसे रीजन है जिसके तहत हम सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम एप शार्प। जैसे सी शार्प है उस तरह एप शार्प का भी हम डॉटनेट के अंदर यूज कर सकते हैं। एप शार्प भी जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस एनी कंपेटिबल विद ओएस। इवन वो ओपन सोर्स है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डॉटनेट। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एप शार्प भी जैसे सी शार्प जैसा ही है, पर बेसिकली वो क्या है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। सेकंड थिंग वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है और इम्परेटिव प्रोग्रामिंग भी है। इम्परेटिव प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर हम कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सी शार्प और एफ शार्प दोनों एक दूसरे से कंपेटिबल है। उसके बाद जाते हैं विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज एन अप्रोचेबल लैंग्वेज विद अ सिंपल सिंटेक्स फॉर बिल्डिंग अ टाइप शेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्स where type safety means that the compiler will validate the types while compiling and throw an error if you try to assign the wrong type to a variable। अभी बेसिकली जो विजुअल बेसिक है वो भी टाइप शेप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐप के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप शेप का मीनिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे मान लो कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसको कंपाइल करते हैं, पर बेसिकली उसको कोई प्रॉपर वैल्यू मिल नहीं रही है। जैसे नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो कि स्ट्रिंग वन एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग यहाँ पे एक डेटा टाइप का काम करता है, जहां पे हमने वैल्यू दिया है 1, बट बेसिकली 1 ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो बेसिकली इंटीजर वैल्यू हम स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कंपाइल टाइम पर वो क्या कर देगा, वो तुरंत ही एरर फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम इंटीजर की वैल्यू डायरेक्टली स्ट्रिंग को ऐसे दे सकते नहीं है। सेम थिंग जैसे मान लो कि यहाँ पे एक नंबर टाइप का नंबर वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, जहां पे हमने कोई एक वैल्यू असाइन कर दी है बार करके, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो डॉटनेट है वो बेसिकली क्या है, टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली वो क्या करता है कि जितने भी डेटा टाइप्स आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो पूरी की पूरी जो वैल्यू आप दे रहे हो, तो वो हर बार चेक करेगा कि वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं वैल्यू है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं टाइप से प्रोग्रामिंग। तो सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक तीनों के तीनों टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है, ठीक है। तो जैसे डॉटनेट में अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो ये 3 लैंग्वेजेस मेन है, पर बेसिकली ज्यादातर मार्केट के अंदर सी शार्प और विजुअल बेसिक का यूज ज्यादातर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है जहां पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे है सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक तीनों का, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे एडिटर्स फॉर डॉटनेट। जैसे मान लो कि डॉटनेट का कोई भी प्रोग्रामिंग करना है अपने को, तो हम कौन सा वाला एडिटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये दिया है, देयर आर मेनली 3 वर्जन्स ऑफ विजुअल स्टूडियो। डॉटनेट का कोई भी प्रोग्राम करना है तो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ही करेंगे, और विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारे पास 3 वर्जन है। पहला वाला है कम्युनिटी वर्जन, सेकंड वाला है प्रोफेशनल वर्जन, थर्ड वाला है एंटरप्राइज वर्जन। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, वो पहले देख लो आप, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दिया, हमारे पास यहाँ पे 3 वर्जन आ गए। यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो, पावरफुल आईडीई। पावरफुल आईडी का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और फ्री फॉर स्टूडेंट। जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट वगैरह वर्क कर रहा है तो उसके लिए ये बेटर रहेगा। और सेकंड थिंग वो क्या है कि फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई स्मॉल कंपनी भी अगर काम कर रही है डॉटनेट के अंदर, या फिर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, तो उसके लिए कम्युनिटी वर्जन बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल वर्जन, जिसके अंदर लिखा है प्रोफेशनल आईडी बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल टीम, ठीक है। अगर कोई स्मॉल टीम में काम कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोफेशनल वर्जन है। पर यहाँ पे वो क्या होता है बेसिकली कि वो ट्रायल वर्जन है यहाँ पे, मींस इसको, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो फ्री डाउनलोड नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग जाएंगे एंटरप्राइज एडिशन। उसके नीचे लिखा है यहाँ पे स्केलेबल एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर टीम्स ऑफ एनी साइज। जैसे मान लो कि एक कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉय है या फिर 100 एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा एम्प्लॉय है, तो उसके लिए उस कंपनी के अंदर यहाँ पे एंटरप्राइज जो वर्जन है वो उन लोगों को बाय करना रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों वर्जन के अंदर हमारा जो कम्युनिटी वर्जन है वो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री वर्जन है। बाकी और दो जो वर्जन है प्रोफेशनल एंटरप्राइज वर्जन, वो बेसिकली लाइसेंस वर्जन है, तो उसके लिए हमको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, वो फ्री नहीं है। और हमको फ्री ट्रायल दिए जाते हैं यहाँ पे 30 डेज या 90 डेज का, उसके बाद कंपलसरी उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद जाते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क। बेसिकली आपने सुना होगा जैसे फ्रेमवर्क हर एक चीज में होता है। फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि डॉटनेट के अंदर एमवीसी फ्रेमवर्क आता है, अगर पाइथन यूज करते हो जब जेंगो फ्रेमवर्क आता है, फ्लास्क फ्रेमवर्क आता है, पिरामिड फ्रेमवर्क आता है, ठीक है। पीएचपी यूज करते हो तो लारावेल फ्रेमवर्क आता है, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क आता है। तो फ्रेमवर्क चीज होती क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर उसका खुद का कंपाइलर भी होता है और उसका इंटरप्रेटर भी होता है। सेकंड थिंग, उस फ्रेमवर्क के अंदर जैसे मान लो कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करनी है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आता है कि इतनी इतनी लैंग्वेज ये फ्रेमवर्क में सपोर्ट होगी, तो उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, किसी भी जगह जैसे मान लो कि इंटरव्यू देने जाते हो तो पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन करेगा कि बेसिकली फ्रेमवर्क होती है क्या है चीज। तो यहाँ पे लिखा है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ CLR, MSIL, CTS, CLS एंड FCL। तो CLR का मीनिंग क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। MSIL का मीनिंग लिखा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। CTS का मीनिंग है यहाँ पे कॉमन टाइप सिस्टम। CLS मींस कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड FCL मींस फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे मान लो कि हम डॉटनेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि डॉटनेट में कौन कौन से हम फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे लेटेस्ट एक फ्रेमवर्क आया है डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.8। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क यहाँ पे दिए हुए हैं। बेसिकली वो ओल्डर वर्जन है। सभी में फर्क क्या होता है, बेसिकली फीचर्स फर्क होता है। जैसे मान लो कंप्यूटर नया नया है तो पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया। ठीक है, तो जैसे हम अभी i5 i7 अभी यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली सब में क्या होता है, फीचर्स के डिफरेंस होते हैं। उसी तरह यहाँ डॉटनेट के अंदर भी कोई भी फ्रेमवर्क के अंदर काम करो तो बेसिकली फीचर्स का ही डिफरेंट होता है। जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.8 में हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर जो हम आज सीखने जा रहे हैं वो डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.7 2.2 पे काम करेंगे। उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो 2019 का यूज करेंगे। सही है, एक स्टेप आगे जाएंगे यहाँ पे। ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि CLR क्या चीज है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR को बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। यहाँ पे लिखा है द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क इज द डॉटनेट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ऑल्सो कॉल्ड डॉटनेट रन टाइम। डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CLR, उसको हम डॉटनेट रन टाइम भी बोल सकते हैं। Second thing, it is a framework layer that reside above the operating system and handles or manages the execution of .NET application। बेसिकली वो क्या होता है कि CLR जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर के अंदर वो रहता है, और उसका बेसिकली रोल क्या होता है कि .NET की एप्लीकेशन जितनी भी है उसको हैंडल करने का और मैनेज करने का और एग्जीक्यूशन करने का वो काम CLR करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अवर .NET प्रोग्राम डोंट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट थ्रू CLR। हमारा जो डॉटनेट का प्रोग्राम है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि CLR के थ्रू वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और आगे लिखा है कि जैसे मान लो कि जावा आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जावा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि जावा को कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमको JVM की जरूरत होती है, जावा वर्चुअल मशीन। सेम एज डॉटनेट का प्रोग्राम अगर रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CLR की जरूरत पड़ती है। तो CLR बेसिकली क्या होता है, जैसे विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हो तो तुरंत उसके साथ इंस्टॉल होके आ जाता है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता नहीं है हमको। ठीक है, तो एक चीज माइंड में रखनी है कि जैसे जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए हमको JVM की जरूरत पड़ती है, सेम एज इट इज डॉटनेट का प्रोग्राम अगर रन करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, CLR चाहिए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, एक स्टेप आगे जाएंगे, लिखा है यहाँ पे MSIL। क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। लिखा है व्हेन वी कंपाइल आवर डॉटनेट प्रोग्राम यूजिंग एनी डॉटनेट कंपाइलेंट लैंग्वेज like C#, VB.NET, C++.NET, it does not get converted into executable binary code। जैसे मान लो कि .NET का प्रोग्राम आपने कोई भी लैंग्वेज पे किया है, जैसे C# में किया है, VB.NET में किया है, या फिर C++ में अंदर किया है, तो बेसिकली वो क्या करता है कि जैसे मान लो कि हमारा जो भी कोड है वो डायरेक्टली बाइनरी कोड में वो कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, बट टू एन इंटरमीडिएट कोड वो क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इंटरमीडिएट कोड का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा फ्रेमवर्क समझ सके उसको। ठीक है, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि डॉटनेट बेसिकली क्या है कि उसके अंदर फ्रेमवर्क यूज होता है। तो फ्रेमवर्क का रोल क्या होता है, उसका खुद का कंपाइलर होता है, उसका खुद का इंटरप्रेटर होता है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम है वो डायरेक्टली बाइनरी कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो पहले क्या होता है कि इंटरमीडिएट कोड में वो कन्वर्ट होता है, और जो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो डॉटनेट फ्रेमवर्क इजीली समझ सकता है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है MSIL इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कोड। मींस MSIL का जो भी कोड है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हर एक हार्डवेयर पे काम करता है इंडिपेंडेंटली। व्हेन द प्रोग्राम नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, जब आप प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, देन दिस MSIL और इंटरमीडिएट कोड इज कन्वर्टेड टू बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, तो हमारा जो भी प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या होता है, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा सीपीयू समझ सके। ठीक है, उसको बोलते हैं नेटिव कोड। ठीक है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है। जैसे मान लो कि कोई भी प्रोग्राम का जैसे आपने कंपाइल किया, तो पहले कंपाइल होके वो बेसिकली क्या करता है, वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर डॉटेड फ्रेमवर्क के थ्रू वो हमारा जो भी कोड है इंटरमीडिएट कोड, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है और वो सीपीयू इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसको बोलते हैं नेटिव कोड। उसके बाद आता है एफसीएल। एफसीएल का मीनिंग क्या है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। यहाँ पे लिखा है इट इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देयर इज अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ क्लासेस एंड यूज्ड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो कि हम C++ पढ़े हैं, ठीक है, तो सी के अंदर हम लिखते हैं हैज इंक्लूड studio.h मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद लिखते हैं हैज इंक्लूड conio.h मींस कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो ये किस चीज के लिए लिखते हैं, ठीक है, आपको जैसे मालूम है कि conio.h हम किस लिए लिखते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर CLR SCR क्लियर स्क्रीन और गेट स्टेट का अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए हम conio.h लिखते हैं। सेम एज इट इज studio.h किस लिए यूज करते हैं, जैसे printf लिखना है हमारे प्रोग्राम के अंदर या फिर scanf लिखना है तो उसके लिए हम studio.h लिखते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसी इनबिल्ट लाइब्रेरी बहुत है। जैसे मान लो कोई भी कुछ चीज यूज करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, FCL का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है, देखो इट इज अ वन टाइप ऑफ इनबिल्ट नेम स्पेस लाइक system.data, system.drawing, system.io, system.data.sql क्लाइंट। ऐसे बहुत सारे नेम स्पेस है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, एक स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ पे है CTS। CTS क्या चीज है, तो कॉमन टाइप सिस्टम। CTS define the basic data type that IL understand। तो CTS क्या करता है बेसिकली कि जैसे मान लो कि हमने C++ के अंदर जितनी जितनी डेटा टाइप हमने पढ़ी है अभी तक की, ठीक है, वो सभी डेटा टाइप हम .NET के अंदर यूज कर सकते हैं। ऑल आर सेम लिखा है यहाँ पे, देखो इन प्रोग्रामिंग C हैज int, VB हैज इंटीजर, सेम एज .NET हैज int 32 डेटा टाइप, ऑल आर सेम। मींस अभी तक हमने जितनी जितनी डेटा टाइप पढ़ी है वही डेटा टाइप हम .NET के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। उसके बाद आता है CLS। CLS मींस कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। CLS is used to convert all language into one format। CLS का रोल क्या है कि जैसे जितनी भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं .NET के अंदर, वो बेसिकली एक फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लिखा है देखो, जैसे वन प्रोग्रामर वर्किंग ऑन C#। जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो प्रोग्रामर है उसको C# अच्छे से आता है तो वो C# पे काम करता है। सेकंड वाला जो प्रोग्रामर है उसको .NET अच्छे से आता है, वो .NET के ऊपर कोडिंग कर रहा है। थर्ड वाला प्रोग्रामर है जो उनको G# अच्छे से आता है, वो G# पे काम कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली प्रोजेक्ट तो एक ही है, पर वो क्या करेंगे फाइनली, जैसे सभी जितने जितने जिस बंदे ने जो पेज बनाया है उसको इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन में ही वो इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा .NET बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो एक पेज में C# का कोड किया है, एक पेज में .NET का कोड किया है, एक पेज में G# का कोड किया है, तो उन सभी को कन्वर्ट करके एक फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वो काम करता है CLS, उसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, दे ऑल आर वर्किंग ऑन सेम एप्लीकेशन बट यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। CLS is used to convert all code into one format। मींस CLS क्या करता है, सभी कोड को एक फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसको कंपाइल करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं .NET फ्रेमवर्क पूरा। तो .NET फ्रेमवर्क का मीनिंग आपको मालूम पड़ गया है कि .NET फ्रेमवर्क क्या चीज है। तो उसके अंदर CLR आता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसे जावा के अंदर आप JVM यूज करते हो प्रोग्राम रन करने के लिए, सेम एज इट इज .NET के अंदर CLR का यूज होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। सेकंड थिंग हमने पढ़ा MSIL, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। उसका काम क्या है कि बेसिकली वो हमारा जितने भी प्रोग्राम करते हैं, हम जितना भी सोर्स कोड लिखते हैं उसको इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा .NET फ्रेमवर्क समझ सके, उसको बोलते हैं MSIL। फिर उसके बाद आया CTS, जिसको बोलते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। मींस उसका मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो अभी तक हमने जितनी भी डेटा टाइप अभी तक पढ़ी है, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर,
ठीक है। वही सेम डेटा टाइप हम पढ़ते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, ऑल आर सेम, ठीक है। इसके बाद आया CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे अलग अलग प्रोग्रामर है वो एक सेम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो CLS का रोल क्या है कि सभी के सभी कोडिंग को, सभी के सभी पेज को वो एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको कंपाइल करने का काम करता है। उसके बाद है FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो भी studio.h या फिर कॉनियो लिख रहे हो सी के अंदर, उसी तरह यहाँ पे अलग अलग नेम स्पेस है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। एक स्टेप आगे जाएंगे, कौन कौन से डेटा टाइप हम डॉटनेट के अंदर सीशार्प के अंदर यूज कर रहे हैं। तो सीशार्प के अंदर हम दो टाइप के डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप के अंदर यहाँ पे 4 टाइप दिए हुए हैं, सिंपल टाइप्स, इनम टाइप्स, स्ट्रक्ट टाइप्स एंड नलेबल टाइप्स, ठीक है। सिंपल टाइप के अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बुलियन है। रेफरेंस टाइप के अंदर क्लास टाइप, इंटरफेस टाइप, एरर टाइप और डेलीगेट टाइप्स, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, बेसिकली जो हम कॉमन डेटा टाइप यूज करते हैं आज वही हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल एग्जांपल, जितना जितना प्रैक्टिकल से हम कवर करेंगे आज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, चेक बॉक्स लिस्ट है, फाइल अपलोड है। फिर यहाँ पे डॉटनेट की हम एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन करेंगे, और क्रूड ऑपरेशन विद क्वेरी और क्रूड ऑपरेशन विद स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। जितना जितना हमारे पास टाइम है हम इतना कवर कर देंगे, ठीक है। वे पहले से स्टार्ट कर दे, जैसे मान लो कि आपके पास विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करना है। जैसे लिख दिया मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी एक नया प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी विंडो आ गई जहां पे यहाँ पे हमको लिखना है ASP.NET वेब, ठीक है। जैसे ASP.NET वेब लिखते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको विजुअल बेसिक में कोड करना है या फिर सी शार्प पे कोड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखो सी शार्प लिखा है, यहाँ पे लिखा है विजुअल बेसिक। हमको सी शार्प में कोड करना है तो यहाँ पे हम सी शार्प सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट का नाम, आपको प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने सिंपल एग्जांपल्स ऑफ डॉटनेट, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन है, जैसे आपका वेबसाइट है, आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे कोई भी लोकेशन पे हम स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे जैसे बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, वहां पे आप स्टोर करवाएंगे, पर हम यही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क, जैसे अलग अलग फ्रेमवर्क यहाँ पे दिए हुए हैं, समझो, ठीक है। तो हमारे मैंने जैसे बोला कि अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क है डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.7.2। यहाँ से आप फ्रेमवर्क भी चेंज कर सकते हैं, पर हम लेटेस्ट फ्रेमवर्क ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.7.2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो और एक विंडो खुलती है। तो इसके अंदर भी हम दो ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर एम्प्टी लेना है तो एम्प्टी भी ले सकते हैं, या फिर वेब फॉर्म लेना है तो वेब फॉर्म भी ले सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि एम्प्टी अगर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट होके नहीं आएंगे, हमको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर वेब फॉर्म लेते हो तो उसके अंदर फाइल्स और फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज क्या है कि जैसे मान लो एम्प्टी लेते हो तो यहाँ पे हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे वेब फॉर्म कंपलसरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर वेब फॉर्म लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वेब फॉर्म सिलेक्ट होके आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा विजुअल स्टूडियो का स्क्रीन है। अगर मान लो कि मुझे जानना है कि यहाँ पे कितने फॉर्म्स है, कितने फोल्डर्स है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो किस किस तरह जानना है, तो हम जाएंगे व्यू में, उसके बाद जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट और फाइल्स सब क्रिएट होके आ गए हैं क्योंकि हमने वेब फॉर्म लिया था, ठीक है। यहाँ पे डॉटनेट का जो पेज है, जैसे मान लो कि यहाँ पे है about.aspx, उसका एक्सटेंशन रहेगा .aspx, ठीक है। डॉटनेट में जितने भी पेजेस है उसके 3 पार्ट होते हैं,
तीन पार्ट मीन्स क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक पेज में यहाँ पे ऐड करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे वेब फॉर्म लो तो भी चलेगा, या फिर न्यू आइटम में आप चलो जाओगे और यहाँ से वेब फॉर्म ऐड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन रहता है .aspx, वो निकालना नहीं है। यहाँ पे वेब फॉर्म 1 का नाम है, जैसे मान लो कोई भी नाम हमको लिखना है, जैसे मान लो कि हम टेक्स्ट बॉक्स का एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स एग्जांपल .aspx, ठीक है। aspx का मीनिंग क्या होता है कि एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंशन, ठीक है, वो निकालना नहीं है हमें, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज ऐड हो गया, टेक्स्ट बॉक्स एग्जांपल .aspx। इस पेज के 3 पार्ट रहते हैं, कौन कौन से, जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट है हमारा HTML पार्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे देखो डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स 3 चीज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन पे चले जाते हैं, तो ये हमारा हुआ डिजाइन पार्ट, जहाँ पे कोई भी कंट्रोल हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये हुआ, और तीसरा वाला जो पार्ट है हमारा कोडिंग पार्ट, ठीक है। तो .aspx पेज के साथ हमारा .aspx.cs पार्ट भी दिया हुआ है, जो हमारा कोडिंग पार्ट है। उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो हमारा कोडिंग पार्ट खुल जाएगा, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास नेम स्पेस दी हुई, जैसे मान लो कोई हेडर फाइल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे पेज का लोड इवेंट बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है, जिसको हमको डिलीट नहीं करना है, वो वैसा ही रहने देना है अपने को, ठीक है। तो डॉटनेट पेज के हमारे पास 3 पार्ट हुए, एक डिजाइन पार्ट, एक HTML पार्ट और तीसरा हुआ कोडिंग पार्ट। अब एक सिंपल एग्जाम्पल के हम जाएंगे, देखो अभी यहाँ पे लाना है हमको टूल बॉक्स, तो टूल बॉक्स कैसे लाएंगे, व्यू में जाना है, यहाँ पे हमारे पास है टूल बॉक्स, ठीक है। तो टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन हो जाएंगे। टूल बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो स्टैंडर्ड टूल बॉक्स है, ठीक है, डेटा टूल बॉक्स, वैलिडेशन है, नेविगेशन है, लॉगिन है, वेब पार्ट है, एजेक्स एक्सटेंशन है, डायनेमिक डेटा है, HTML है। तो ऐसे बहुत सारे टूल है जो डॉटनेट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स भी अगर यूज करना चाहते हो इसके अंदर तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आज हम जाएंगे स्टैंडर्ड टूल के बारे में, हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो HTML के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे पहले लेते हैं टेबल। तो यहाँ पे हमने ले लिया पहले टेबल। तो ये टेबल किससे लेना है कि जैसे हमको अच्छा फॉर्मेटिंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ले लेंगे जो 3 रो 3 कॉलम का हमारे पास टेबल मिल जाएगा, ठीक है। और मान लो कि इसके अंदर हमको कोई नया रो ऐड करना है, तो जैसे राइट क्लिक किया, ऐड किया, यहाँ पे आप रो और कॉलम सिलेक्ट कर दो। रो को एबो ऐड करना है या बिलो ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ रो कितनी ऐड करनी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 रो ऐड करनी है बिलो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 रो हमने ऐड कर दी है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का, जैसे हम 2 वैल्यू का एडिशन करेंगे और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स से उसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ले लिया मैंने एक लेबल वैल्यू 1 के लिए, यहाँ पे ले लिया लेबल 2, ठीक है। यहाँ पे लेबल ले लिया 3 आंसर के लिए, ठीक है। इनपुट बॉक्स के लिए हम यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दिया टेक्स्ट बॉक्स, एक और टेक्स्ट बॉक्स रख दिया और तीसरा वाला एक टेक्स्ट बॉक्स रख दिया आंसर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमको एक बटन रखना है, बाजू में दिया हुआ है, तो बटन के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जैसे सभी ऑब्जेक्ट की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह हम जितने भी कंट्रोल्स लगे डॉटनेट के अंदर उन सभी की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी किस तरह ओपन करनी है वो आप देख लो। जैसे मान लो कोई भी कंट्रोल को सिलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो राइट साइड पर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिखेंगी। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका यूज अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लो पहले यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखता हूँ यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ ए। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज क्या हुआ कि लेबल के अंदर कुछ लिखना है, कुछ कंटेंट लिखना है, उसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, दूसरा लेबल ले लो, यहाँ पे लिख दो एंटर वैल्यू ऑफ बी। तीसरा लेबल है जहां पे हम मैसेज दे देते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी, सही है। तो हमने 3 लेबल ले लिए, उसके सामने दिखा है टेक्स्ट बॉक्स। तो हमको पहले क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा है तो हमको प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। ये प्रॉपर नाम किसके लिए कि बेसिकली मान लो कि जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स आपके पास होंगे, ठीक है। तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा वाला टेक्स्ट बॉक्स किस चीज के लिए हमने लिया है।
तो उसके लिए यहाँ पे कंपलसरी नेमिंग कन्वर्जन आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे लिखते हैं txt, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स किस लिए बनाया है तो कि a वैल्यू के लिए बनाया है तो मैंने लिख दिया txt a, ठीक है। दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया टेक्स्ट बॉक्स 2 जिसके लिए हमने लिया है b के लिए तो txt b लिख दिया हमने। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो एडिशन के लिए है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आंसर। हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स दिए, उसका नामकरण भी कर दिया हमने। उसके बाद बटन को सिलेक्ट करना है, बटन का भी नेमिंग कन्वर्जन करना है, क्योंकि एक से ज्यादा अगर बटन लेंगे तो हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा वाला बटन किस चीज के लिए है। तो जैसे मान लो कि हम एडिशन के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे लिया BTN एडिशन, ठीक है। बटन के लिए हम लिखेंगे BTN, उसके बाद जो भी आपको नाम लिखना है वो लिख सकते हो, पर स्पेस करके नाम नहीं देना है, विदाउट स्पेस नाम देना है अपने को, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहाँ पे लिखा है बटन तो यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन, ठीक है। तो ये हमारा एक डिजाइन हो गया जिसके अंदर हम क्या करना है कि बेसिकली पहले टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू डालनी है, दूसरे वैल्यू में दूसरी वैल्यू डालनी है, और दोनों का एडिशन करके यहाँ पे अपने को तीसरे अंदर चाहिए, ठीक है। तो कोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मान लो कि एडिशन का बटन हमने सिलेक्ट किया, कोडिंग के लिए यहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ है, देखो राइट साइड पे इवेंट का सिंबल दिया है। तो यहाँ पे बटन के बहुत सारे इवेंट्स है, क्लिक इवेंट है, कमांड इवेंट है, डेटा बाइंडिंग, डिस्पोज, इनिट, लोड, प्री रेंडर, अनलोड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है हमारी पास क्लिक इवेंट, तो जैसे मान लो डबल क्लिक करते हैं तो वो इवेंट ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी, आपको इवेंट के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। फिर से आप देख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एडिशन बटन है, बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बटन की इवेंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोविजन क्या है कि जैसे मान लो अभी तक हम पढ़े हैं जैसे 10 + 20 हमको करना है तो हमको इजीली मालूम है यहाँ पे 30 मिल जाएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको क्या करना पड़ेगा कि 10 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, सेम चीज 20 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और जो आंसर आता है उसको भी हम क्या करेंगे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लो कि int 64, आप int यहाँ पे int जो डेटा टाइप है वो भी ले सकते हो, आप int 16 भी ले सकते हो, int 32 भी ले सकते हो, यहाँ पे int 16 भी ले सकते हो, ठीक है। सब में साइज का फर्क है, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो हम int 64 का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं int 64 डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। जैसे पहला एक वेरिएबल ले लिया a, सेकंड ले लिया मैंने b, और तीसरा वाला ले लिया मैंने आंसर, ठीक है। हमको क्या करना है बेसिकली कि जैसे मान लो कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ए की मींस txt a की जो वैल्यू है वो हमको देनी है a वेरिएबल को, ठीक है। पर हमको कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे मान लो txt a की प्रॉपर्टी में हम चले गए, ठीक है, उसकी वैल्यू लेनी है हमको, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे तो मालूम है txt a टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 50, तो आप देख सकते हो कि यहाँ के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 50 लिखा हुआ आ गया, तो मुझे मालूम पड़ गया है कि जैसे मान लो कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी अगर वैल्यू है उसको रिट्राइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं देंगे, हम यूजर के थ्रू वैल्यू डलवाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन है a = txt a डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक एरर दिखा रहा है, क्या एरर है वो देख लो एक बार। यहाँ पे जैसे मान लो माउस ऊपर ले गए, एरर में लिखा हुआ है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू लॉन्ग। ये क्या दिखा रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो, न्यूमेरिक डाल रहे हो या फिर कैरेक्टर डाल रहे हो, और उसके अंदर बेसिकली वो क्या है कि स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हमको देनी है ए वेरिएबल को, तो वो कंपेटिबल एरर दिखा रहा है, टाइप कास्टिंग के एरर दिखा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप ऑफ ए। तो ए की डेटा टाइप क्या है, int 64, तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को इंटीजर में कन्वर्ट करवा देंगे, तो हमारी यहाँ पे एरर निकल गई, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑलवेज जो भी वैल्यू आप डालते हो वो स्ट्रिंग ही होगी, तो उसकी वैल्यू अगर किसी इंटीजर या फ्लोट किसी भी डेटा टाइप को देनी है स्ट्रिंग के अलावा, तो हमको कंपलसरी उसको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिख दिया मैंने b = convert डॉट टू इन 64 ले लिया यहाँ पे txt b डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जैसे txt b डॉट किया तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है, खुद से लिखनी नहीं पड़ती है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो दिखाई गई है वही प्रॉपर्टी है खुलेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर गलती से मैंने यहाँ पे गलत नाम लिख दिया bt डॉट करते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट खुद से लिखना नहीं है हमको,
क्यों? तो बेसिकली हम विजुअल स्टूडियो हमको क्या करता है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है कि अगर आप सही नाम लिखते हो तो आपके पास प्रॉपर्टी खुल ही जाएगी। अगर मान लो प्रॉपर्टी नहीं खुलती है तो आपको समझ जाना है कि आपने कुछ गलत किया हुआ है। ठीक है, तो txt b डॉट टेक्स्ट हमने ले दिया, तो हमारे पास a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। तो हमको भी क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। तो यहाँ पे लिख दिया आंसर a, आंसर इक्वल टू a प्लस b। हमारे पास आंसर मिल गया जो अभी इंटीजर में है। अभी जो ये आंसर आया हमको देना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है हमारे पास, तो txt ans डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ans। ठीक है, अभी मैं समझो कि ans लिख रहा हूँ तो अभी ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ans जो है बेसिकली इंटीजर वैल्यू है और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू स्ट्रिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिख दिया कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर आंसर। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम हुआ एडिशन का। ठीक है, हम इसको डिबग करके देख लेते हैं। अभी डिबग किस तरह करना है वो भी आप देख लो। जैसे मान लो ये हमारा क्लिक इवेंट है, तो यहाँ पे जो ग्रे बार है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर रेड सिंबल आ जाएगा। ठीक है, डॉटनेट के पास हमारे पास बहुत सारे पेज है पर पर्टिकुलरली यही पेज हमको रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम कर देंगे सेट एज ए स्टार्ट पेज। ठीक है, डिबग में जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे, तो पूरा फ्लो में आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली किस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे पहले डालते हैं 50, यहाँ पे डाल दिया मैंने 60। ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिबग पॉइंट पे चला जाएगा। तो हमारे डिबग पॉइंट पे आ गया। डिबग करने के लिए हमारे पास दो की है, एक F10 की है, एक F11 की है। ठीक है, हम अभी F10 की प्रेस करेंगे। ठीक है, पहला वाला क्या हुआ कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स ए का वैल्यू हमने मिला ए को, टेक्स्ट बॉक्स बी का वैल्यू मिल गया बी को। अगर वैल्यू चेक करनी है तो आप वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि ए ऊपर माउस अपने रखते तो उसका वैल्यू बता दिया 50। सेम चीज यहाँ पे बी के ऊपर माउस रखते हैं तो हमने बता दिया 60। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आंसर इक्वल टू ए प्लस बी, तो आंसर के अंदर हमारे पास 1101 आ गया। ठीक है, वही वैल्यू हमको टेक्स्ट बॉक्स को देनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स में भी आप देख लो, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर माउस ले जाओ तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास 110 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू का जो सिंबल है प्ले का, आप यहाँ पे रन कर दो और वैल्यू देख लो, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, डिबग किस लिए दिखा है, जैसे आपको मालूम पड़े कि हमारा फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जाता है। हर बार डिबग रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि डिबग पॉइंट मैंने हटा दिया, क्लिक किया तो हट गया। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ जैसे मान लो कोई वैल्यू चेंज कर देनी है, यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे 90 लिखा, यहाँ पे एडिशन के ऊपर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे आंसर दिखा देगा। तो हर बार डिबग पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। डिबग पॉइंट जब चाहिए कि जैसे बेसिक मान लो कि आपको कोई प्रोग्राम के अंदर फ्लो देखना है कि कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सी वैल्यू मिलती है, तो उसके लिए हम डिबग पॉइंट रखते हैं। ये हुआ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। नाउ सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास रेडियो बटन। रेडियो बटन का यूज किस तरह करना है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक पेज ले लेते हैं, ऐड किया, यहाँ पे न्यू आइटम में चले गए। ठीक है, यहाँ पे वेब में चले गए, वेब फॉर्म ले लिया, नाम दे देते हैं यहाँ पे रेडियो बटन। यहाँ पे पेज ऐड कर दिया। ठीक है, डिजाइन में चले गए, व्यू के अंदर चले गए, टूल बॉक्स के अंदर चले गए। जैसे मान लो कि मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं लेबल, और हमारे पास दो ऑप्शन है, रेडियो बटन भी ले सकते हो आप, रेडियो बटन लिस्ट भी ले सकते हो आप। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेडियो बटन का यूज करेंगे। रेडियो बटन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, दूसरा वाला रेडियो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है कि आइदर वन सिलेक्शन, जैसे मान लो कि मेल या फीमेल वो चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे रेडियो बटन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं और एक बटन भी ले लेते हैं कि जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगी। ठीक है, और बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हम कोड करेंगे। लेबल के प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। ठीक है, पहला वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में चले गए, यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना है हमको मेल, और यहाँ पर रेडियो बटन का नाम लिखना है आरडीओ करके, तो मैंने लिख दिया आरडीओ मेल। पहला वाला रेडियो बटन है मेल के लिए। दूसरा वाला रेडियो बटन मैंने सिलेक्ट किया, उसकी आईडी में चले गए जहां पे लिखते हैं आरडीओ फीमेल।
उसकी टेक्स्ट में चले गए, जहाँ पे टेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो दो रेडियो बटन हमारे पास आ गए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, यहाँ पे उसकी आईडी में लिख देते हैं txt जेंडर। जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए। बटन सिलेक्ट किया, बटन की प्रॉपर्टी में चले गए, बटन की प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देते हैं btn सबमिट, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया यहाँ पे सबमिट, ठीक है। अभी एक और प्रॉपर्टी सेट करनी बाकी है, पर पहले मैं आपको पेज रन करके बता देता हूँ कि क्या चीज है और किस लिए वो यूज करना है। जैसे मान लो रेडियो बटन को रन करना है हमको यहाँ पे, तो सेट एज स्टार्ट पेज कर देंगे हम, तो यही पेज रन होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो बटन में बेसिकली क्या होता है, आइदर मेल और फीमेल दोनों में से एक ही सिलेक्ट होता है। जैसे मान लो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेल, उसके बाद सिलेक्ट कर रहा हूँ फीमेल, तो अभी तो दोनों सिलेक्ट हो गए आ गए, तो वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमको सेट करनी है, तो पहला वाला रेडियो बटन जैसे सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में चले गए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है ग्रुप नेम, तो ग्रुप नेम दे दिया मैंने ए, कोई भी नाम दे सकते हो पर स्पेस करके नाम नहीं देना है अपने को। और यहाँ पे जो नाम दिया है ए नाम, सेम नाम यहाँ पे भी नाम सेम नाम ही देना है हमको, ठीक है। मीन्स रेडियो बटन में आपको सीखने को मिल गया कि ग्रुप नेम जो है वो कॉमन ही रखना है अपने को, ठीक है। और एक चीज, जैसे मान लो कि हमको क्या करना है कि मेल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो मेल वाला वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो रेडियो बटन की एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे चेक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और कोडिंग में चले जाते हैं, जहाँ पे हम कोड करते हैं। कोड के अंदर हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया इफ आरडीओ मेल, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बोला चेक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आरडीओ मेल डॉट चेक इक्वल टू ट्रू। अगर आरडीओ मेल आपने टिक मार्क किया हुआ है, तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है टीएक्सटी जेंडर, उसके अंदर हमको वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मेल चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल, ठीक है। अगर वो टिक मार्क नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे चाहिए हमको फीमेल, तो टीएक्सटी जेंडर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे लिख दो आप फीमेल, ठीक है। तो ये हुआ एक सिंपल प्रोग्राम, रेडियो बटन का यूज कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिबग पॉइंट रख देता हूँ, आपको रन करके भी बता देता हूँ कि किस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सेट एज ए स्टार्ट पेज, यहाँ पे डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने फीमेल, सबमिट के ऊपर सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, कोडिंग में चले गए, F10 की प्रेस करो। तो यहाँ पे पहले चेक करो कि आरडीओ में हमने टिक मार्क किया हुआ है कि नहीं, तो हमारी वैल्यू आ गई फॉल्स। यहाँ पे चेक करता है फॉल्स इक्वल टू ट्रू है, तो कंडीशन हमारी गलत है। गलत है वो तो क्या करेगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमको दे देगा वैल्यू फीमेल, ठीक है। हम रन कर देते हैं, आपको वैल्यू दिखा देते हैं, यहाँ पे फीमेल वैल्यू आ गई। सेम चीज यहाँ पे मेल सिलेक्ट किया, सबमिट के ऊपर बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे अभी देखो वैल्यू आ गई ट्रू। ट्रू इक्वल टू ट्रू मीन्स हमारी कंडीशन सही है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेल आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे मेल आ गया, ठीक है। ये एकदम सिंपल एग्जांपल है रेडियो बटन का कि रेडियो बटन हमको किस तरह यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जांपल देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज डॉटनेट के अंदर किस तरह करना है। तो एक नया पेज ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम, वेब को सिलेक्ट कर दो, वेब फॉर्म पे चले गए, यहाँ पे वेब थीम को नाम दे दो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। पेज को यहाँ पे ऐड कर दो, डिजाइन पार्ट में चले गए, यहाँ ले लिया टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं एक लेबल ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको नाम है दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लिया। अब ये किस लिए यूज होता है, जैसे मान लो कि आपको कंट्री बाइंड करना है, कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए या फिर सिटी चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक ले लिया, एक बटन भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। लेबल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में चले जाओ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री, सही है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के प्रॉपर्टी में चले गए, अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट छोटा दिख रहा है तो उसका विड्थ हम सेट कर सकते हैं, जैसे मान लो 250 पिक्सल मैंने दे दिया तो बड़ा हो गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम यहाँ पे दे दो, जैसे मान लो ये कंट्री के लिए है तो DDL मीन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये कंट्री के लिए है तो यहाँ पे लिख दो DDL कंट्री, तो हमको मालूम रहे कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री के लिए है। सेम चीज यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए,
आप जो भी वैल्यू सिलेक्ट करोगे वो टेक्स्ट बॉक्स में चली जानी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया txt कंट्री, बटन को सिलेक्ट किया, बटन का नाम दे दो यहाँ पे btn सबमिट। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले जाओ, यहाँ पे लिख दो सबमिट। अभी मेन चीज क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमको वैल्यू बाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम पहले चले जाते हैं कोडिंग पार्ट के अंदर। कोडिंग पार्ट में जाने के लिए यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो .aspx.cs पेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा है पेज लोड मेथड। थोड़ा ध्यान से देखना, पेज लोड जो मेथड है वो हमारी जैसे सी प्रोग्रामिंग में वॉइड मेन मेथड आती है ना, उसी तरह ही काम करता है। ये प्रोग्राम का हार्ट है। प्रोग्राम का हर एक एग्जीक्यूशन जो है वो पेज लोड के पे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, कंट्री को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिख दिया बाइंड कंट्री। कंट्री को हम बाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है पब्लिक क्या है, पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर। सी प्लस प्लस जावा में हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। वॉइड है वो रिटर्न टाइप है। ठीक है, मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बाइंड कंट्री वो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस में रखते थे उसी तरह कोई भी नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमको क्या करना है, वैल्यू डालनी है। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो पहले हम यहाँ पे डिजाइन में चले गए, प्रॉपर्टीज में चले गए। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है आइटम्स प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे अगर आइटम्स के अंदर ऐड करेंगे तो डायरेक्टली भी ऐड हो सकेगा, पर हम क्या करेंगे कोडिंग के थ्रू उसको ऐड करेंगे। तो इसके लिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और आपको दिखाने के लिए ही मैंने बताया कि आइटम्स प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम है ddl country डॉट आइटम्स डॉट एड। जैसे एक कंट्री हमने डाल दी इंडिया, दूसरी कंट्री डाल देते हैं ddl आइटम्स डॉट एड, यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोज यूएसए। ठीक है, तीसरी कंट्री डाल देते हैं ddl country डॉट आइटम्स डॉट एड, यहाँ पे डाल दिया यूके। और एक चीज ddl country डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट ऑफ जीरो, मीन जीरो इंडेक्स के ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, अभी मैंने इतना कोड कर दिया। अभी ये कोड हमने किया है फंक्शन के अंदर। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन को मेन मेथड के अंदर हम कॉल करवाते थे, उसी तरह इस फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर कॉल करवा देंगे। तो मैंने कॉल करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे डिबग पॉइंट रख देते हैं। यहाँ पे जो बटन लिया है, बटन की क्लिक इवेंट भी यहाँ पे जनरेट कर देते हैं, कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सभी के ऊपर मैंने डिबग पॉइंट रख दिया है। व्यू में जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज कर देंगे। ठीक है, डिबग में चले गए, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग है वो पेज लोड से ही शुरू होगा। ठीक है, तो पहला वाला हमारा कहाँ पे आएगा, देखो पेज लोड पे आ गया। ठीक है, अभी कहाँ पे जाएगा, बाइंड कंट्री, मानी हमारा जो कंट्री वाला फंक्शन के ऊपर चला गया। देखो, तो कंट्री बाइंड होगी, पहले इंडिया, यूएसए, यूके, और जीरो इंडेक्स पे हमको मिलेगा सिलेक्ट कंट्री। तो हमने जो लास्ट वाली लाइन लिखी है जिसके अंदर लिखा है ddl country डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, मीन जीरो इंडेक्स के ऊपर हमको लिखना है सिलेक्ट कंट्री, दिखाना है सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, जैसे मैं रन करता हूँ तो आपको दिखा दूंगा कि बेसिकली वो क्या चीज है। जैसे मान लो आपने देख रहे हो सिलेक्ट कंट्री बाय डिफॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे एरे जैसा है कि जो पहली वाली वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे आती है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो और कंट्री दिखाई देगी। मीन ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू इंडेक्स पे है, ये थ्री इंडेक्स पे है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कोडिंग के अंदर, जैसे मान लो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक किया, तो हमारी जो वैल्यू सिलेक्ट की हुई है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चली जानी चाहिए। हमको इस तरह कोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो पहले देख लो। यहाँ पे लिखेंगे txt कंट्री टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ddl कंट्री डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, मीन्स आपने जो भी आइटम सिलेक्ट की हुई है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर उसकी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चली जानी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे ऊपर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन दे देंगे।
कि DDL कंट्री डॉट सिलेक्ट इंडेक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे 0 इंडेक्स पे लिखा है सिलेक्ट कंट्री, वो तो हमको चाहिए ही नहीं। 0 इंडेक्स के अलावा हम कोई भी कंट्री का नाम सिलेक्ट करते हैं तो ही ये कंडीशन फायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिबग पॉइंट रख दिया, ठीक है। डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग कर देते हैं, सॉरी, दोबारा से रन करता हूँ। डिबग में गए, स्टार्ट डिबगिंग कर दिया, ठीक है। डिबग करते हैं तो पहले कहाँ चला गया, पेज लोड के ऊपर चला गया, कंट्री हमने बाइंड कर दी, रन कर दिया। सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी कहाँ गया, पेज लोड के ऊपर गया। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि जैसे मान लो कोई भी कंट्रोल लेते हो, उसका इवेंट फायर करते हो, तो हर बार वो क्या करेगा, पेज की लोड इवेंट पे चला जाएगा। अभी जो पेज की लोड इवेंट पे चला गया तो फिर क्या हुआ, दोबारा से वो बाइंड कंट्री फंक्शन को कॉल रहा है, मीन्स दोबारा से वो कंट्री को ऐड कर रहा है। तो ये तो दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं कि फिर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या करना है, ठीक है। कंट्री बाइंड कर दी हमने, उसके बाद जाएगा हमारी बटन की क्लिक इवेंट पे। यहाँ पे चेक कर रहा है कि सिलेक्ट इंडेक्स हमारी वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड फायर हो गया है, txt कंट्री डॉट टेक्स्ट, तो हमारा क्या आ गया, सिलेक्ट कंट्री आ गया। अभी मैं रन करता हूँ, आप देख लो, तो यहाँ पे तो एरर हो गया, क्योंकि एक नाम जो हमारा क्या होता है, बेसिकली रिपीट होता है, तो वो रिपीट होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज की एक मेथड आती है, यहाँ पे लिखना है हम, देखो, पेज डॉट इज पोस्ट बैक, पेज की एक मेथड है इज पोस्ट बैक इक्वल टू फॉल्स। अगर पेज की इज पोस्ट बैक फॉल्स है तो ही हमको ये फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। दोबारा से दिखा देता हूँ, आप देख लो। डिबग में गए, स्टार्ट डिबगिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हम पेज लोड पे ऊपर आ गए, आप देख लो, पेज डॉट इज पोस्ट बैक, उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। मीन जैसे शुरुआत में आप जैसे पेज रन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स, मीन फॉल्स इक्वल टू फॉल्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्री को बाइंड कर रहे हैं। तो कंट्री को बाइंड कर दिया, देखो, ठीक है। अभी हमारा पेज रन हो गया। अभी हमको क्या करना है, जैसे मान लो कि मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दिया यूएसए, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो दोबारा से वो पेज की लोड ऊपर आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या करेगा, अभी पेज की इज पोस्ट बैक ट्रू हो गई, मीन्स हमारी कंडीशन अभी यहाँ पे गलत है, तो दोबारा से वो कंट्री के कोड में जाएगा नहीं, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे चला जाएगा, फिर उसके बाद वो बटन की क्लिक इवेंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो नाम सिलेक्ट किया हुआ था यूएसए, तो बाय डिफॉल्ट उसको मिल गया, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोड। यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला कि जैसे पेज डॉट इज पोस्टबैक, जिसके तहत हम जो एक की वैल्यू जो दोबारा से रिपीट वैल्यू होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे वो सीखने को मिल गया। दूसरी चीज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अगर कोई भी स्टेट सिटी कुछ भी बाइंड करना है तो हम कैसे बाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे सीखने को मिला, ठीक है। तो ये हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जाम्पल। उसके बाद जाते हैं चेकबॉक्स लिस्ट। एक नया पेज ऐड कर देते हैं, न्यू आइटम में चले जाते हैं, ठीक है। वेब में चले गए, यहाँ पे वेब फॉर्म ले लिया, यहाँ वेब फॉर्म 1 की जगह यहाँ पे ले लिया चेकबॉक्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे पेज ऐड कर दिया चेकबॉक्स लिस्ट का। अभी चेकबॉक्स लिस्ट की फंक्शनलिटी क्या है कि जैसे मान लो मल्टीपल सिलेक्शन अगर को कुछ करना है, जैसे मान लो कि एक बंदा है जो मोर देन वन टेक्नोलॉजी या फिर मोर देन वन लैंग्वेज को जानता है, तो उसके लिए हम चेकबॉक्स लिस्ट का यूज करेंगे। व्यू में चले गए, टूल बॉक्स में चले गए, ठीक है। यहाँ पे पहले हमको क्या लेना है, HTML का टेबल ले लेना है। यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया यहाँ पे हमारे पास चेकबॉक्स लिस्ट है, वो भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए, और यहाँ पे ले लिया मैंने बटन, ठीक है। लेबल की प्रॉपर्टी में चले गए, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजीज, यहाँ चेकबॉक्स लिस्ट है, उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे देखो स्मार्ट टेक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करो, एडिट आइटम पे चले जाओ, यहाँ पे सब आइटम ऐड कर दो। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे C++, जावा, ठीक,
यहाँ पे लिख दिया डॉट नेट। ऐसे 4 टेक्नोलॉजीज हमने ऐड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं प्रॉपर्टी में जाके CHK लैंग, ठीक है। लैंग्वेजेस के लिए है CHK लैंग। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, उसका भी हम नाम चेंज कर दे TXT लैंग्वेजेस, ठीक है। उसकी विड्थ भी ज्यादा कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 350 कर दिया, ठीक है। बटन लिया हुआ है, बटन को यहाँ पे लग देते हैं हम सबमिट। बटन की प्रॉपर्टी में आईडी है BTN सबमिट, ठीक है। अभी बेसिकली क्या करना है कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे मोर देन 1 टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए, हमको ऐसा प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोड लिखना है। अभी कोड में क्या लिखना है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, पहले हम लिख दिया strlen इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। मीन्स यहाँ पे एक strlen वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे एम्प्टी। अभी हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू है और हम जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वही वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। तो एक से ज्यादा वैल्यू है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लूप दे दिया इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन CHK length मीन्स हमारा टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम डॉट आइटम्स डॉट काउंट मीन्स जितनी आइटम्स है वहां तक जाएंगे, लिख दिया i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है कि जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वही वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे CHK length डॉट आइटम्स ऑफ i डॉट सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू। अगर जो भी वैल्यू हमने सिलेक्ट की हुई है तो वो वैल्यू हमको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो TXT लैंग्वेजेस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, आपको ये डायरेक्टली नहीं लिखना है, अगर वेरिएबल के अंदर लिखना है तो वेरिएबल भी आप लिख सकते हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं strlen इक्वल टू CHK length डॉट आइटम्स ऑफ i डॉट टेक्स्ट प्लस करके हमको क्या लिखना है, पीछे कॉमा लिखना है, ठीक है। और फाइनली जैसे आप बाहर आते हो तो वो वैल्यू देनी है टेक्स्ट बॉक्स को। तो TXT लैंग्वेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू strlen, ठीक है। तो ये मैंने कोड कर दिया। अभी कोड के अंदर कुछ एरर है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एरर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिबग पॉइंट रख दिया, व्यू में गए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चले गए और ये पेज को हम रन कर देते हैं। चेकबॉक्स लिस्ट वाला पेज है, राइट क्लिक सेट एज ए स्टार्ट पेज, ठीक है। डिबग किया, स्टार्ट डिबगिंग कर दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, तो हमारी जो पहली वाली वैल्यू है वो 0 इंडेक्स के ऊपर है, C++ है 1 इंडेक्स के ऊपर है, जावा है वो 2nd इंडेक्स के ऊपर है और .NET जो है वो 3rd इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। हम सिलेक्ट करते हैं C++ एंड .NET। तो हमारा 1 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स दोनों मैंने टिक मार्क कर दिए है। यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं F10 करता हूँ, ठीक है। तो पहले strlen की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। i इक्वल टू 0, यहाँ पे चेक करेगा कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो 0 लेस देन 4 है, हाँ है, कंडीशन हमारी सही है इसलिए अंदर आया। यहाँ पे चेक करेगा कि 0 की वैल्यू आपने सिलेक्ट की हुई है, हमने क्या किया है 1 और 3 दो इंडेक्स को हमने सिलेक्ट किया है, 0 वाले इंडेक्स हमने सिलेक्ट की हुई नहीं है, तो ये अंदर नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा i प्लस प्लस, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी तो मिलेगा यहाँ पे 1, चेक करेगा कि 1 लेस देन 4 है, हाँ है, तो अंदर आएगा, चेक करेगा कि 1 वाली सिलेक्टेड है, हाँ है, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू हो गया। जैसे ट्रू इक्वल टू ट्रू हुआ, ठीक है, तो 1 इंडेक्स के ऊपर जो टेक्स्ट है हमारे पास C++ हमने दे दिया strlen को, और उसके बाद यहाँ पे देखो C++ के अंदर कॉमा भी आ गया साथ में, ठीक है, हमने कॉन्केट कर दिया था इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे बाहर निकल गए, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, यहाँ पे 2 हो गई आई की वैल्यू, चेक करेगा कि 2 लेस देन 4 है, हाँ है, यहाँ पे 2 वाली इंडेक्स को चेक करेगा कि हमने टिक मार्क किया हुआ है, नहीं टिक मार्क किया हुआ है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा i प्लस प्लस मीन्स 3 मिलेगा, यहाँ पे चेक करेगा 3 लेस देन 4 है, हाँ है, ठीक है, तो हमने तीसरी वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू। अभी यहाँ पे देखना है कि कौन सी वाली एरर हमारे केस में आ रही है, आप थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो .NET आ गया, पर हमारे पास जो C++ था वो निकल गया,
मीन्स str-len में क्या हुआ, जैसे लास्ट वाली वैल्यू है वही हमको दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, जैसे मान लो अभी F10 करके हम कोड रन कर देते हैं, तो हमारे पास ओनली .NET मिला, यहाँ पे C++ नहीं आया। ठीक है, तो पुरानी वाली जो वैल्यू है वो निकल जाती है, तो पुरानी वाली वैल्यू निकले नहीं, इसके लिए हमको क्या करना है, मेंटेन करने के लिए, पुरानी वैल्यू मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, str-len ऐड कर देना पड़ेगा। मीन्स ये क्या करेगा, पुरानी वाली वैल्यू जो है उसको मेंटेन करके रखेगा, और ये वाला जो कोड है वो नई वाली वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अभी मैं रन करके दिखा देता हूँ, डिबग पॉइंट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो C++ सिलेक्ट किया, .NET सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, देखो। ठीक है, .NET निकाल दिया, यहाँ पे जावा ले लिया, जावा आ गया। C++ निकाल दिया, यहाँ पे C और जावा ले लिया, तो यहाँ पे C जावा आ गया। ठीक है, और एक चीज करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल जावा के अंदर कॉमा आ रहा है लास्ट में, क्योंकि उसके बाद तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये कॉमा हमको निकाल देना है। ठीक है, जैसे मान लो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C कॉमा जावा, फिर उसके बाद भी कॉमा आ रहा है, और जावा के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो हमको ये कॉमा रिमूव कर देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जहां पे हम वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख दो हम ट्रिम एंड। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में दे दो कॉमा, तो ऑटोमेटिकली वो कॉमा भी निकल जाएगा, जो फाइनल स्ट्रिंग है हमारी। आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल के अंदर, तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C सिलेक्ट किया, जावा सिलेक्ट किया, .NET सिलेक्ट किया। ठीक है, आप देख सकते हो कि .NET के बाद कॉमा नहीं आया हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ट्रिम एंड फंक्शन का यूज कर दिया, जिसके अंदर हमने सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा पास कर दिया। मीन्स फाइनल जो कॉमा था हमारा .NET के बाद का, वो यहाँ से निकल गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हुआ चेकबॉक्स लिस्ट का एग्जाम्पल। उसके बाद जाते हैं फाइल अपलोड। तो यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे वेब फॉर्म ले लिया, यहाँ पे पेज का नाम दे दो फाइल अपलोड। अभी हमको ये जानना जरूरी है कि फाइल अपलोड कहाँ पे यूज होता है। जैसे मान लो कि आपने कई वेबसाइट देखी होगी जॉब सीकर की, जहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना होता है। ठीक है, तो वहां पे हम फाइल अपलोड का यूज करते हैं। कोई इमेज अपलोड करना है, वर्ड फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी अपलोड करना है ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको वही सीखना है। यहाँ पे एक लेबल ले लिया हमने, फाइल अपलोड कंट्रोल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं फाइल को अपलोड कराने के लिए। यहाँ पे लेबल की प्रॉपर्टी में चले गए, यहाँ पे लिख दो एंटर अपलोड। ठीक है, फिर यहाँ पे है फाइल अपलोड 1, यहाँ का नाम वैसे का वैसा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटन ले लिया, यहाँ पे लिख दिया btn सबमिट। यहाँ पे टेक्स्ट में चले गए, यहाँ पे लिख दिया अपलोड फाइल। ठीक है, अभी क्या करना है कि जैसे मान लो कि मैं कोई भी फाइल अपलोड करवा रहा हूँ, तो वो हमारे फोल्डर में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ जानी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड में चले गए, एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसका नाम दे दिया मैंने फाइल्स। तो जो भी फाइल्स मैं अपलोड करवा रहा हूँ वो इस फाइल्स फोल्डर में चले जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, सबमिट की क्लिक इवेंट पे यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। पहले हम चेक करेंगे इफ हमारा कंट्रोल का नाम है फाइल अपलोड 1। ठीक है, उसकी एक मेथड आती है हैश फाइल, मीन वो चेक करता है कि हमने फाइल अपलोड की है कि नहीं की हुई है। तो यहाँ पे लिख दिया हैश फाइल इक्वल टू ट्रू। अगर आपने फाइल अपलोड की है तो हमको क्या करना है, अपलोड फाइल इनटू फोल्डर। अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे एक मैसेज देना चाहिए, एरर मैसेज। ठीक है, तो एरर मैसेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे रो ऐड कर दिया, और हमने यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, लेबल का नाम लिख दो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके LBLMSG, यहाँ पे उसका फॉर कलर भी दे दो, यहाँ पे रेड कलर दे दिया। ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है कि फाइल अपलोड हमने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है।
तो यहाँ पे कोड लिखना है फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज, उसकी बाय डिफॉल्ट एक मेथड है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेव एज। अभी क्या करना है, हमको जो फाइल हम अपलोड करवाते हैं वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर करनी है। और ये फोल्डर तो बेसिकली कहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये फोल्डर तो बेसिकली यहाँ पे है। तो हर बार तो इस पाथ पे तो होगा ही नहीं, जैसे मान लो कि ये अपना वेबसाइट है, किसी और बंदे के कंप्यूटर में हम ले जाते हैं या फिर सर्वर पे रखते हैं, तो हर बार तो ये पाथ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट रूट पाथ हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर डॉट मैप पाथ लिखना पड़ेगा। मैप पाथ के अंदर टेल साइन लिखनी है, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर। टेल साइन मानी आगे कुछ भी हो। फाइल्स जो है हमारा फोल्डर्स का नाम है जहाँ पे हमको फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद किस नाम से करनी है वो लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम। तो हम जिस नाम से फाइल अपलोड करवाने जा रहे हैं वही नाम से फाइल अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दो lblmsg डॉट टेक्स्ट, मैसेज दे दो फाइल इज अपलोडेड, ठीक है। अगर फाइल अपलोड नहीं करवाते हो तो यहाँ पे मैसेज दे दो lblmsg डॉट टेक्स्ट, लिख दो यहाँ पे प्लीज अपलोड फाइल, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जैसे मान लो पेज का लोड इवेंट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लेबल को हम क्या कर रहे हैं, विजिबल फॉल्स करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं कि जैसे पेज रन करते हो तो हमको लेबल देखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कोड कर रहे हो ये वहां पे हम क्या करेंगे, विजिबल ट्रू कर देंगे ताकि हमको मैसेज प्रॉपर दिखाई दे, लेबल दिखाई दे, ठीक है, और लेबल के अंदर हमको मैसेज दिखाई दे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कोड रख दिया, ठीक है। अभी डिबग पॉइंट रखता हूँ, व्यू के अंदर चले गए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर चले गए, यहाँ पे फाइल अपलोड के ऊपर क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज कर दो, तो यही पेज रन होगा। डिबग में चले गए, स्टार्ट डिबगिंग कर दिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, हैश फाइल मीन्स हमने फाइल अपलोड नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एरर मैसेज दे देगा, देखो, ठीक है। तो एल्स पार्ट में चला गया, लेबल विजिबल ट्रू कर दिया और लेबल के अंदर एरर दिखा रही है प्लीज अपलोड फाइल, तो यहाँ पे पेज रन कर दिया, तो एरर मैसेज आ गया कि प्लीज अपलोड फाइल। अभी हम क्या कर रहे हैं, चूज फाइल करके एक फाइल अपलोड करवा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे इवेंट कोड नाम की एक फाइल है, मैंने सिलेक्ट कर दी, अपलोड फाइल के अंदर चले गए, यहाँ पे चेक करो कि अब फाइल अपलोड किया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे ट्रू इक्वल टू ट्रू मीन्स हमने फाइल अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वो कहाँ पे चला गया, फाइल फोल्डर्स के अंदर चला गया। अभी हमको चेक करना है कि वो गया है कि नहीं गया है, तो पहले देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये पूरा सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्विक वॉच करके देख लो आप, तो पूरा पाथ दिखाएगा, देखो, ठीक है। तो पूरा पाथ यहाँ पे दिखा दिया, तो मीन्स यहाँ पे हो गया कि जैसे मान लो कि मैंने जो भी फाइल्स अपलोड की है वो इस फोल्डर के अंदर चली गई है, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे वो फाइल चली गई और सेव भी हो गई इवेंट कोड डॉट टीएक्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि हमारी फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि हमारी फाइल अपलोड हुई कि नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर शो ऑल फाइल्स, ठीक है। क्लिक कर देंगे, देखो फाइल्स के अंदर हमारी पास फाइल आ गई इवेंट कोड डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो हमने जो भी फाइल अपलोड की थी वो फाइल्स फोल्डर्स के अंदर आ गई, ठीक है। बस आज इतना ही रखेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वो अभी ओवर हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम जब भी वेबिनार करेंगे तो हमें आपको डॉटनेट का कनेक्शन दिखा दूंगा कि किस तरह डॉटनेट का एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन करना है, ठीक है। नाउ हैव ए नाइस डे, एंजॉय। और जो ये पीपीटी है वो पीपीटी मैंने आपके फैकल्टीज को शेयर कर दी है, आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी आपके फैकल्टी से आप ले लेना है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी मैं आपके फैकल्टी को शेयर कर दूंगा, तो ये एग्जाम्पल भी आपको चाहिए तो आप ले लेना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। अरे तो लैपटॉप
अबे मैं थैंक यू बोलूं तेरे पे तो लैब से